अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 1940-41 में जापान का सबसे बड़ा टारगेट था इंडोनेशिया पे हमला करके कब्जा करना, लेकिन वो हमला कर देता है पर्ल हार्बर के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? आज की वीडियो में हम इसी एक अजीब सी स्टेटमेंट को बहुत आसान जुबान के अंदर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कहानी समझने के लिए थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा और फौरन से पहले हमको 1940 के मंजरनामे में आना पड़ेगा। माजी में जाएंगे। 1905 में रशिया और जापान की जंग होती है, जापान जीत जाता है। ये किसी भी ईस्टर्न कंट्री की, किसी भी यूरोपियन कंट्री को आखिरी शिकस्त है। 1905 से लेकर 2026 तक अभी तक कोई ईस्टर्न एशियन कंट्री किसी भी यूरोपियन पावर को शिकस्त नहीं दे सका। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है इस वॉर की कि इस वॉर के बाद जापान इस रीजन की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन जाता है। और प्रॉब्लम क्या है? इंडस्ट्रियल पावर तो बन गया, टेक्निकल एजुकेशन जबरदस्त है, साइंटिफिक एडवांसमेंट अमेजिंग है, यूरोपियन कंट्रीज को compete कर रही है जापान की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जापान के पास रॉ मटेरियल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर हैं, और उसको अपने रिसोर्सेज के लिए इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ते हैं। कभी चाइना के सूबे मंचूरिया पे कब्जा कर लेता है, कभी मलाया के कुछ रीजन के ऊपर कब्जा कर लेता है, कभी डच ईस्ट इंडीज के ऊपर नजरें जमाकर बैठा होता है। तो 1937 के अंदर जब वो चाइना के साथ बाकायदा जंग करता है, इस जंग की वजह से जापान की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती है। जापान की इंडस्ट्री भी प्रेशर में आ जाती है, जापान की इकोनॉमी भी प्रेशर में आ जाती है। और जितनी तवील जंग हो रही थी, जापान को अपनी वॉर मशीनरी को रन करने के लिए सबसे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत थी वो ऑयल था, उसके बाद आयरन ओर थी, उसके बाद एल्यूमिनियम था, फिर रबड़ था। इन्हीं चार चीजों से आपकी वॉर मशीनरी बनती है। ऑयल से सब कुछ रन होता है, इंडस्ट्री भी रन होती है, और आपकी जो वॉर मशीनरी है वो भी रन होती है। ठीक है, आयरन ओर से आप टैंक्स बनाते हैं, आप मिलिट्री इक्विपमेंट बनाते हैं, एल्यूमिनियम से आप एयरक्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है, रबड़ जो है वो टायर बनाने के काम आता है, और ये चारों चीजें जापान के पास नहीं है। प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये चारों चीजें इसके पास है नहीं। 90% जापान का ऑयल कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। 70% जो लोहा है, आयरन ओर है, और हाई क्वालिटी आयरन है, वो कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। बॉक्साइट जो है वो एक ऐसी धातु है जिसकी मदद से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम फिर एयरक्राफ्ट बनाने के काम आता है। बॉक्साइट कहां से आता है? वो डच ईस्ट इंडीज से आता है, मलाया से आता है, और डच इंडो चाइना से आता है। रबर कहां से आती है? रबर भी जापान में नहीं है, वो भी मलाया से आती है, या फिर थोड़ी बहुत डच। 70% रबर मलाया से आ रही है, 20% जो है वो डच ईस्ट इंडीज से आ रही है। तो यहां से प्रॉब्लम पैदा होना शुरू होता है कि जब जापान चीन के खिलाफ 1937 में 1937 में जंग डिक्लेयर करता है, तो अमेरिका प्रेशर डालता है कि ये जंग मत करो, चाइना के हिस्से उसको वापस करो। और उसके बाद अमेरिका क्या करता है? जापान के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप पाबंदियां लगाना शुरू करता है। पहले नंबर पर वो पाबंदी लगाता है कि वो एविएशन फ्यूल जापान को देना बंद कर देता है। इंडस्ट्रियल फ्यूल देना बंद नहीं करता। एविएशन फ्यूल का मतलब है कि जापान अब अपनी एयर फोर्स को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट नहीं रख सकता, और उसके साथ साथ जो हाई क्वालिटी आयरन ओर है, जिसकी मदद से बैटलशिप्स बनते हैं, जिसकी मदद से एयरक्राफ्ट कैरियर बनता है, उसको प्रोवाइड करना भी 70% बंद कर देता है। इसके नतीजे में सितंबर 1940 में जापान फ्रेंच इंडो चाइना, नॉर्दर्न फ्रेंच इंडो चाइना पे हमला करके कब्जा कर लेता है, क्योंकि वहां पे उसको आयरन और कुछ ना कुछ मिलेगी, और वहां से उसको एक बड़ी हद तक ऑयल भी मिल सकता है। जब वो शुमाली फ्रेंच इंडो चाइना पे कब्जा कर लेता है, तो अमेरिका उसके खिलाफ और पाबंदियां लगा देता है। उसके 3 महीने के बाद जापान जो है वो जनूबी फ्रेंच इंडो चाइना के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। उसके नतीजे में अमेरिका जापान को ऑयल की सप्लाई मुकम्मल तौर पे बंद कर देता है, और जापान के खिलाफ ट्रेड सैंक्शंस भी आयद कर देता है, और जापान के तमाम असासा जात जो अमेरिकन बैंक्स के अंदर सेफ होते हैं उनको मुंजमद कर देता है। और इसी महीने जापान के खिलाफ बरतानिया और हॉलैंड, इन दोनों ने भी पाबंदियां आयद कर दी। उसकी वजह यह कि जापान ने सिंगापुर पे भी हमला करना है, और जापान ने डच ईस्ट इंडीज, इंडोनेशिया जो मेन टारगेट है, उसको तो कब्जा करना ही करना है। तो डच हॉलैंड भी इस थ्रेट को फील कर रहा है कि जापान ये करने वाला है, और बरतानिया भी इस थ्रेट को फील कर रहा है कि जापान सिंगापुर पे कब्जा करने वाला है, लिहाजा वो दोनों भी पाबंदियां लगा देते हैं। अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका और बाकी मुल्कों ने जापान के खिलाफ पाबंदियां लगा दी हैं। तो सिचुएशन के 2 हिस्से सामने आ जाते हैं। एक ये कि जापान के पास जो ऑयल सेफ है, उसके नतीजे में वो सिर्फ 17 महीने तक अपनी एयरफोर्स को एक्टिवेट कर सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, यहां पे 4 ग्लोबल पावर्स एक्टिव है। नंबर 1 बरतानिया, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 हॉलैंड। और ये चारों कंट्रीज मिलकर जापान को शिकस्त दे सकते हैं। जापान को इस बात का पता था कि इन चारों कंट्रीज में से अगर अमेरिका को वक्ती तौर पे साइड पे कर दिया जाए,
अगर अमेरिका को एक्टिव ना होने दिया जाए कम से कम 6 महीने तक, तो ये बाकी के जो 3 मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया और हॉलैंड, ये तीनों मुल्क मिलकर भी जापान को रोक नहीं सकते। जापान की माइट इन तीनों से ज्यादा है इस रीजन के अंदर। तो जापान यही सोचकर ये डिसाइड करता है कि वो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर मौजूद पैसिफिक फ्लीट को अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद इस तरह का अटैक करेगा वो कि अमेरिकन फ्लीट अगले 6 महीने तक पैसिफिक ओशन के अंदर जापान के लिए थ्रेट के तौर पर नहीं रहेगा। उसके जापान को पता था इस बात का कि अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, अमेरिका बहुत तेजी के साथ अपने आप को कंपनसेट कर लेगा और दोबारा से बैटल के अंदर, वॉर फील्ड के अंदर आ जाएगा और जापान को शिकस्त भी दे सकता है। जापान को इस बात का पता था। मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं। यहां पर यह बात बताना बहुत जरूरी है कि एडमिरल यामामोतो, जो जापान की नेवल हिस्ट्री के सबसे बड़े कमांडर, बड़े ग्रेट कमांडर कंसिडर किए जाते थे, उन्होंने ही पर्ल हार्बर को प्लान किया था। लेकिन जब वो प्लान कर रहे थे, उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट को 2 बातें बताई। पहली बात उन्होंने ये बताई कि अगर आप अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे, सरप्राइज अटैक करेंगे, तो ये अटैक कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसके बाद 6 महीने तक ये जो गेम है, इसका जो इनिशिएटिव है पैसिफिक फ्रंट के अंदर, वो हमारे पास रहेगा। 6 महीने के बाद जापान किसी भी सूरत के अंदर किसी भी किस्म की फतह हासिल नहीं कर सकेगा और अमेरिका जापान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे देगा। और इसकी वजह यह थी कि यामामोतो 1920s में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे थे और 1920s के पूरे अमेरिका के रीजन में, डिफरेंट स्टेट्स में वो विजिट करते रहे थे और वो सबसे ज्यादा हैरान थे कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन चुका है। सारी दुनिया मिलकर भी अमेरिका की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो जापान क्या करेगा। ये 2 बातें उन्होंने की कि प्लानिंग में कर दूंगा, पर्ल हार्बर पे अटैक हम करेंगे, अटैक कामयाब भी हो जाएगा, इसकी भी गारंटी है। लेकिन 6 महीने के बाद हम लोग इस कैपेसिटी में नहीं होंगे, हम 0 कैपेसिटी में होंगे कि हम अमेरिका को रोक सकें। अमेरिका को 6 महीने का टाइम चाहिए, फिर वो डील कर लेगा। तो इसीलिए यामामोतो ने कहा था कि ये अटैक ना किया जाए। लेकिन नेवल कमांड ने और जापानीज गवर्नमेंट ने यामामोतो की इस एडवाइस के दूसरे हिस्से को मानने से इनकार कर दिया। अब जापान ने जो प्लान किया था पर्ल हार्बर पे अटैक करने का, अमेरिका को डोरमेंट करने का, वो प्लान भी 2 प्रोंग था। एक ये कि पर्ल हार्बर पे अटैक करके अमेरिका के नेवल फ्लीट को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जाए ताकि अमेरिका का कोई बैटलशिप जो है वो किसी भी सूरत में जापान के लिए थ्रेट साबित ना हो। अगर जापान साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपने मिलिट्री डिजाइन को इंप्लीमेंट करता है, जो कि उसने करना था, ये कंडीशनल था सेकंड ऑब्जेक्टिव के साथ, और वो था फिलिपाइन के ऊपर कब्जा करना, इंडोनेशिया पे कब्जा से पहले। क्योंकि फिलिपाइन पे उस वक्त अमेरिका की मिलिट्री बेस मौजूद थी जहां पर 20,000 अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद थे, अपनी कंप्लीट मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ, अपनी उस जमाने की जो बेस्ट बैटलशिप्स थी उनके साथ। जापान चाहता था कि पर्ल हार्बर में अमेरिका को डोरमेंट किया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जापानीज गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन थे, या तो अमेरिका ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनको मान लिया जाए और कोई जंग ना की जाए, और नंबर 2 डच ईस्ट इंडीज, इंडोनेशिया के ऊपर कब्जा किया जाए। और इंडोनेशिया के ऊपर कब्जा करने के लिए ही 7 दिसंबर 1941 को जापानीज आर्मी ने, जापानीज मिलिट्री ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया। और इस अटैक के लिए 26 नवंबर 1941 को जापान का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हवाई की तरफ रवाना होता है 26 नवंबर 1941 को। और 8 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद वो हवाई और जापान के दरमियान एक जगह पर, जहां से एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर हवाई की तरफ जा सके, वहां पर वो स्टे करता है। वहां से 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर से परवाज भरते हैं और हवाई के ऊपर अटैक करते हैं। ये हमला सिर्फ 2 घंटे जारी रहता है और इन 2 घंटों के अंदर अमेरिका के 8 मेन बैटलशिप्स बुरी तरह से मुतासिर होते हैं, 4 मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि 1941 के अंदर जापान को, क्या पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग अमेरिका, इस बात का नहीं पता कि एयरक्राफ्ट कैरियर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पैसिफिक फ्रंट के ऊपर सबसे मेन रोल प्ले करेंगे। इस बात का नहीं पता था। सब लोगों का माइंडसेट ट्रेडिशनल था कि जो इस जंग के अंदर जो मेन रोल है वो बैटलशिप का होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर का नहीं होगा। ये गलतफहमी साबित होती है। पर्ल हार्बर के ऊपर अमेरिका के जितने भी जहाज तबाह हुए वो बैटलशिप्स थे। जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो इत्तेफाक से उस दिन पर्ल हार्बर की बंदरगाह पर मौजूद नहीं थे, और जो मौजूद थे उसके ऊपर जापान हमला नहीं कर सका, क्योंकि जापानीज का बुनियादी पर्पस एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करना नहीं था।
और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई कि अमेरिका ने 6 महीने के अंदर अंदर ना सिर्फ अपने आप को दोबारा से कदमों पे खड़ा कर लिया, बल्कि जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स बच गए थे उन्हीं को पैसिफिक वॉर के अंदर, बैटल ऑफ मिडवे के अंदर उसने लॉन्च किया और उन्हीं की मदद से उसने जापान को शिकस्त दी। ये एक अलग स्टोरी है जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब आ जाइए दोबारा कि 7 दिसंबर 1941 को हमले के अगले दिन क्या होता है। अगले दिन उसको डच ईस्ट इंडीज इंडोनेशिया पे हमला करना चाहिए था, लेकिन अगले दिन वो नहीं करते। अगले दिन वो फिलिपाइन के ऊपर हमला करते हैं। फिलिपाइन पे हमला करना क्यों जरूरी था? क्योंकि फिलिपाइन अमेरिकन अड्डा है एशिया के अंदर। फिलिपाइन पे अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड है, अमेरिकन बैटलशिप्स डिप्लॉयड है। 8 दिसंबर 1941 को जापानीज फोर्सेस फिलिपाइन पे हमला करते हैं और 22 जनवरी 1942 तक ये हमला मुकम्मल हो जाता है। फिलिपाइन मुकम्मल तौर पर जापान के कब्जे में चला जाता है। अमेरिकन फोर्सेस कुछ तो इवैक्यूएट कर जाती हैं, बाकी जो हैं वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स बन जाते हैं। इसी पीरियड में 7-8 दिसंबर 1941 से लेकर 30 जनवरी 1942 तक जापान ने 6 बड़े रीजन्स के ऊपर कब्जा कर लिया, कंट्रीज के ऊपर। फिलिपाइन, गुआम, वीक आइलैंड, मलाया, हांगकांग, सिंगापुर और उसके बाद डच ईस्ट इंडीज। जैसा कि मैंने बताया कि दिसंबर 1941 से लेकर फरवरी के शुरू तक, फरवरी 1942 तक जापान जो है इस रीजन में 7 कंट्रीज के ऊपर, जो इससे पहले डच कॉलोनीज और ब्रिटिश कॉलोनीज और अमेरिकन अड्डे थे, उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। इंडोनेशिया पे भी उसका कब्जा हो जाता है। लेकिन पर्ल हार्बर के अटैक में वो 2 बड़ी गलतियां कर चुका है। पहली गलती ये होती है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनको तबाह नहीं कर पाता। नंबर 2, जो उनकी प्लानिंग में भी शामिल नहीं था, ये बात भी क्लियर है। और दूसरी बात, पर्ल हार्बर के अड्डे में तेल के जखायर मौजूद थे और जहाजों की मुरम्मत के कारखाने मौजूद थे। जापान ने इनको भी अटैक नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिकन नेवी को पर्ल हार्बर के नतीजे में जितना नुकसान हुआ था वो सारा नुकसान उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर ना सिर्फ पूरा कर लिया, बल्कि चूंकि उनके ऑयल के रिसोर्सेज वहां पर इंटैक्ट थे, लिहाजा वो दोबारा अपने आप को बड़ी सक्सेसफुली ऑपरेशनल कर लेते हैं विद इन 6 मंथ। तो ये थी कहानी आज के टॉपिक की कि जापान का सबसे बड़ा टारगेट 1941 में इंडोनेशिया पे कब्जा करना था, लेकिन उसने पर्ल हार्बर पे अटैक किया एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी, कैलकुलेटेड प्लानिंग के तहत। इब्तदाई तौर पे तमाम चीज़ें उनकी मर्जी के मुताबिक हुई। जापान का ख्याल था कि जापान के इतने बड़े मल्टी फ्रंटेड अटैक्स के नतीजे में मिलने वाली कामयाबी की वजह से अमेरिका जो है वो जापान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आना पसंद करेगा और सीज फायर करवा लेगा। जापान की ये तवक्को उसकी खुश फहमी साबित हुई, गलत फहमी साबित हुई, और अमेरिका जापान के साथ बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करता और वो बाकायदा तौर पर जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल हो जाता है। ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों से शेयर कीजिए जिनको इन मौज़ूआत में इंटरेस्ट है, और अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर डिटेल के साथ बताया करें, चाहे वो क्रिटिकल ही क्यों ना हो। मेरे लिए नेक्स्ट वीडियो को बनाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।